अस्सलाम वालेकुम। एक और इलेक्शन के साथ मैं हूं बेनज़ीर मेहदी। नाजरीन, 8 फरवरी यानी कल का दिन गुजर गया और नताइज आने का सिलसिला अब तक जारी है, मगर कल का दिन जाते जाते बहुत से सवालात अवाम के जहनों में छोड़ गया है। अवाम समेत सियासी जमातों के भी जहनों में ये सवाल हैं। सवाल नंबर 1 कि 5 साल में एक बार अवाम को अपना हक राह दही इस्तेमाल करने का यानी इक़्तिदार में अपना हिस्सा डालने का मौका मिलता है और अवाम से सिक्योरिटी के नाम पर उनकी सबसे बड़ी सहूलत कम्युनिकेशन छीन ली गई, जिसकी वजह से सियासी पार्टियों को भी अपने पोलिंग एजेंट से राब्ते करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आईं। दूसरा सवाल कि क्या ये कुर्बानी अवाम ही ने देनी थी, और जो नताइज हैं वो इतनी देर से आए और लम्हा बा लम्हा जितनी देर होती जा रही है नताइज आने में, उतना ही जो है वो सारे नताइज पर और इलेक्शन पर सवाल उठ रहा है। इसी साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि नताइज कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि नताइज जो हैं वो इतनी देर से आए। हमने देखा 2018 में भी और 2013 के इंतखाबात में भी कि 11, साढ़े 11 और 12 बजे के वक्त विक्ट्री स्पीच हो जाती है, मगर नताइज जो हैं अब तक आ रहे हैं और जो रात को जीत रहे थे वो सुबह 3 पोलिंग स्टेशन से हार गए। यही सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है ज़हीरुद्दीन बाबर साहब को और रज़ाक खट्टी साहब को, और फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है NA-56 से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरियार रियाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब। वालेकुम अस्सलाम। शहरियार साहब, रात को 3 बजे 4 बजे तक जो देखा तो आप लीड आपकी जा रही थी, लेकिन सुबह अचानक से 3 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया तो हनीफ अब्बासी साहब जीत गए, कम्युनिकेशन बन रहा। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा किस तरह के ये इंतखाबात तो हो गए जैसे तैसे हो गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पत्थर पर लकीर है, लेकिन अब नताइज को कबूल करने में, नताइज को हजम करने में कितना वक्त लगेगा? जी, सबसे पहली बात तो ये देखिए, अवाम ने इस बिलखसूस पंजाब ने इस दफ़ा जिस तरह से माहौल पैदा किया हुआ था, इसके बावजूद पंजाब ने अपना मैंडेट PTI को दे दिया है और हर तरह से उन्होंने सपोर्ट की। जिस तरह से ओवरवेलमिंगली वोटर बाहर निकला और उसने भरपूर तरीके से, हालांकि बहुत सारे इश्यूज आए, पोलिंग एजेंट्स कम थे इन लोगों के और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कम थे इन लोगों के, और फिर उसके बाद बहुत सी और इश्यूज थे वहां पर, लेकिन उसके बावजूद टर्नआउट बहुत अच्छा रहा और लोगों ने भरपूर तरीके से वोट डाले और उन्होंने अपना पूरा मैंडेट दिया इमरान खान को और महंगाई के खिलाफ उन्होंने अपना मैंडेट दिया। मैं समझता हूँ कि हम तो अभी भी जीते हुए हैं, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, हमने वाज़ेह बर्तरी है, हमारे पास तो 40,000 से प्लस की हमारे पास बर्तरी है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट आए। आप अपने हल्के की बात कर रहे हैं, NA-56 की? जी, मैं NA-56 की बात कर रहा हूँ। और हम लोग तो सुबह 7 बजे हमारे साथ पुलिस, हम RO के ऑफिस में थे और हमारा आइन के मुताबिक, हमें कानून के मुताबिक हमारा हक है कि जब ये सब कंपाइलेशन हो रही हो तो हम वहाँ पर, हमारा एजेंट या हम खुद वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, कैंडिडेट। इसके बावजूद हमें पुलिस ने फोर्सिबली हमें अंदर नहीं जाने दिया RO के पास, और RO ने स्पेशली हमें वहां से रिमूव करवाया पुलिस के जरिए। यहाँ पर एक SHO साहब हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने हमें बाय फोर्स वहां से रिमूव किया और हमारा जो आईनी हक था, हमारा जो कानूनी हक था, वो भी हमसे उन्होंने छीनने की कोशिश की और बल्कि उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, प्रीमिसेस से रिमूव कर दिया। अब इसके बाद देखें और क्या चीज रह जाती है। इसके अलावा जो अब हमारे पास रास्ता रह जाता है वो अवाम के सामने, हम लोगों को तो मैंडेट मिला है, अवाम का वोट मिला है और अवाम भरपूर हमारे अभी भी रास्ते में, हमें बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप बाहर निकलें और बाहर निकल कर एहतजाज करें, लेकिन हम अपना जो कानूनी हक है वो समझते हैं कि सबसे पहले हम अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और कानून के मुताबिक हमारे पास जो फॉर्म्स हैं उसके साथ लेते हुए हम जाएंगे, कोर्ट्स में जाएंगे और उसके बाद फिर अगला लायामल भी हम तैयार करेंगे अगर इससे हमारी हमें ना सुना गया और हमें हक ना मिला हमारा।
अच्छा शहरियार साहब, आप खुद भी मुझे रात गए तक जो है वो हमारे साथ जो है वो अपने नताइज शेयर करते रहे, लेकिन आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें 40,000 वोटों की लीड है और आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, और उससे जब कैंपेन चल रही थी तब भी मैं आपके हलके में आपके पास आई थी, तब भी आपको उस तरह से कैंपेन नहीं करने दी जा रही थी जिस तरह हमने हनीफ अब्बासी साहब की देखी। तो ये सिलसिला बहुत ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने जो कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी शहरियार साहब, ना सिर्फ ये पिंडी में हुआ है बल्कि इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं उससे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो जीत गए। तारिक फजल चौधरी जीत गए हैं, अकील अंजुम जीत गए हैं, मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवार जीत गए, हालांकि रात को वो हार रहे थे, सुबह 4 बजे तक हार रहे थे। जी देखिए, पंजाब ने और इस्लामाबाद ने ये तो साबित कर दिया है कि उसने जो भी महंगाई करने वाले हैं, बेरोजगारी करने वाले जो पीडीएम गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को रिजेक्ट कर दिया है बुनियादी तौर पर। मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह ही इलेक्शंस होने हैं तो फिर जो अरबों रुपया आवाम का लगता है वो मेरे ख्याल में वो खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें बता दिया करें और उनको लाके बिठा दें जिनको भी ये सिलेक्ट करना है इन्होंने, और उसके बाद हम उनकी बात सुन लिया करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके अंदर आइन है, इसके अंदर हमें कानून की बालादस्ती के ऊपर काम करना चाहिए और हमें तो आगे देखना चाहिए। तो इस हवाले से मायूस कौन है सिचुएशन, लेकिन हमारे वर्कर्स के और हमारे हौसले बुलंद हैं। इंशाल्लाह हमारे पास जो भी कानूनी रास्ता हम इख्तियार करेंगे। जी, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। आपने देखा है कि केपीके में जो है इंडिपेंडेंट यानी आपके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उन लोगों ने जो है वो क्लीन स्वीप कर लिया है। पंजाब के अंदर भी एक बड़ी मेजॉरिटी से वो जीत गए हुए हैं। पूरे मुल्क में कौमी असेंबली के अंदर भी जो हैं वो 73 सीट्स ले चुके हुए हैं अब तक। तो अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन आपकी जो लीडरशिप है, मेन लीडरशिप है, अब इसको लीड कौन करेगा? गवर्नमेंट साजी जब होगी तो इसको लीड कौन करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में हैं। जी, मेरे सुनने में आ रहा है कि मैडम हलीमा जो है वो पार्टी को अब लीड करेंगी और इस सारी ये तो एक न्यूज़ है भाई। जी जी जी, ये न्यूज़ है। और इमरान खान की बहन, जी हाँ, उनके बारे में सुना है कि वो अब लीड करेंगी और ये जो इस वक्त सिचुएशन उसमें से पार्टी को निकालने की कोशिश करेंगी। और मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान को ये तारीख में पहली दफा इस तरह हुआ है कि पंजाब उठ खड़ा हुआ है और उसने वोट की और पर्ची की मदद से उसने एक इतनी बड़ी तब्दीली लेके आया। लेकिन पंजाब को आमतौर पर कहा जाता है कि वो जो भी उसको कहा जाए वो उसी तरह मान लेते हैं बात। लेकिन इस दफा आप देखेंगे कि बैनर्स और पोस्टर्स और हर चीज जो है आपको मुस्लिम लीग नून की हमारे शहर में तो नजर आई है। लेकिन इसके बावजूद अवाम ने बिल्कुल क्लियरली हमारे, देखिए, एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है, एक यूनियन ऐसी काउंसिल नहीं है जिसके अंदर हमें शिकस्त हुई है। एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है। हमें कई यूनियन काउंसिल में 4,500 5,000 की लीड भी मिली है। तो मेरे ख्याल में तो ये सब कुछ एक जाली मैंडेट तो हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे और हम अपना हर तरह से जो हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है, हम उसको बिल्कुल लेकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार साहब। जी, थैंक यू। तो ये शहरियार रियाज साहब थे जो NA-56 से हनीफ अब्बासी के मुकाबले में जो सुबह तक जीत रहे थे, और अभी 1 बजे के बाद ये खबर आई कि हनीफ अब्बासी में हमें 3 या 4 पोलिंग स्टेशन का आया है रिजल्ट वहाँ से, और इनको मुसलसल लीड हासिल थी और अब इनको जो है ये कुछ वोटों से हार गए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हमें 40,000 वोटों की लीड हासिल है। अच्छा, ये अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं, हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, वो जब हमने देखा तो वो जीत रहे थे। और बिलखुसूस जो मुख्तलिफ जो TV चैनल्स हैं, जब आप उनके तज़कियाकार हैं उनको भी बात सुने तो ये हुआ है। इलेक्शन पर जो 2024 का इलेक्शन, इस पर संजीदा सवालात उठ गए हैं। और ये जो बात करें अभी आपसे कि शहरियार रियाज साहब के फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है। मैं अभी ब्रेक से के वक्त भी गुफ्तगू हम कर रहे थे कि ये अब मामला अदालतों तक जाएगा। ये मामला इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट और फिर बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। और आप नज़र आ रहा है, जी नज़र आ रहा है। और ऐसा आप गुमा कर सकते हैं कि जब ये फैसले आएंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो मज़ीद मुस्तहकम हो जाए। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि इसी
शोर शराबे में कोई हुकूमत बन जाती है और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल जाती है और कोई और कुछ लोग आज़ाद उम्मीदवारों को भी तोड़ लिया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो किसी तौर पर मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी। और पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी मुआशी हालात हैं, उसको शिद्दत से ज़रूरत है कि एक मुस्तहकम हुकूमत आए जो डिलीवर करे, जो लोगों के मसाइल हल है। ये यहाँ पर तो मल्टी डायमेंशनल इश्यूज़ हैं। आपकी जो खारजा पॉलिसी है, देख खट्टी साहब की तरफ आऊंगी। खट्टी साहब क्या वाकई अवाम जो है ताकत का सरचश्मा है? मेरा ख्याल है कि जिस तरह के प्लान बनाए गए थे ना, कि सारे हम ख्याल एक तरफ जमा कर दिए, फिर जो है वो सिर्फ इमरान को दीवार से लगाने के लिए। पाकिस्तान की तारीख में ये बड़ा शानदार तजर्बा था कि तहरीक इंसाफ ने नारा दिया कि निकलो पाकिस्तान की खातिर। एक आपने उनसे निशान उसका छीन लिया। उसके ये वाहिद ऐसा इलेक्शन था जिसमें वो पार्टी जीती है जिसे इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त ही नहीं थी और लोग निकले हैं। यानी वो नौजवान जो 2 करोड़ से ज़ायद थे, उनका बड़ा रोल था, ख़वातीन का बड़ा रोल था। मैं सारी रात सुबह ही हो गई मुझे वहाँ रेडियो पाकिस्तान में, तो नताइज जो इलेक्शन कमीशन ने पहला नतीजा जो अनाउंस किया वो 3:30 पौने 4 बजे, ठीक है ना। और जब हम उठे हैं 7-7:30 बजे तक, तो कुल मिलाकर 25-26 नताइज। अच्छा, नताइज की रफ्तार बहुत स्लो थी। मतलब ये तो तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। और कराची के रिजल्ट्स, वो तो कराची में तो ये नहीं है ना कि आपको कहीं जाना है, बर्फ पड़ी हुई है या कहीं इलाका है, ये सब बिल्कुल मैं आपको आ बताऊं, ही नहीं रहे थे। अभी तक मैनेज किए जा रहे हैं चीजें, लेकिन हो नहीं पा रही। ये देखे ना, यानी अवाम ताकत का सरचश्मा है। हाँ ना, ये देखे ना, 73 आज़ाद उम्मीदवार है ना। आपने इनसे सिंबल छीन लिया, पार्टी एफिलेशन नहीं है, तो यानी इनको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी ख़वातीन की अक़लियतों वाली। और अगर इनकी पार्टी पोजीशन का तयन कर देती है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मेरा ख्याल है टाइम नहीं है, क्योंकि कल तक ये फाइनल नताइज अनाउंस कर देंगे और उसके बाद 3 रोज़ के अंदर इनको शामिल होना है ना। तो मंडे ट्यूसडे को मेरा ख्याल ये टाइम होगा, और उस दौरान अगर ये इंता पार्टी इंतखाबात करवाते हैं, उसका ज़ाहिर 5-6 दिन का शेड्यूल देना पड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल है, बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखें ना, आप उनसे निशान भी छीन लें, आप ये कहें कि भाई वो आने वाले इलेक्शन में कहीं भी नहीं होंगे, आप ये कहें कि वो बिल्कुल राजा रियाज की तरह अपोजिशन होगी हुकूमत में, जिसमें कुछ लोग होंगे, ठीक है ना, बाकी सारे वो जो है वो गलियां सुलझां होंगी। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि बड़ा मजा इस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग के बाद। इमरान नहीं, किसके साथ मिलाप होने जाने? मेरा इशारा है, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल जाएगी, या पीपल्स पार्टी इन आजाद उम्मीदवारों को ले देके अपने साथ मिला के गवर्नमेंट बना लेगी? ये बातें डिस्कस हुई और इसको एक मंसूबे के तहत आप देखें कि इलेक्शन से पहले ये तासुर दिया गया कि ये सारे आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होंगे तो दीगर जमातों में चले जाएंगे। फिर पीटीआई ने ये किया कि सबसे हल्फ लिया कुरान पर, ठीक है ना। और जो तीसरी बात है वो ये कि ये लोग, अगर जिन लोगों ने इनको वोट देकर इधर भेजा है ना इस्लामाबाद, इनमें से अगर कोई भी किसी जमात में गया तो वो हल्के में नहीं जा सकेगा, ये तय है, ठीक है ना। सियासत अच्छा, जोड़ तोड़ की बात हो रही है। एक नजर हम जरा कौमी असम्बली में अब तक के नताइज के मुताबिक जो पार्टी पोजीशन है उस पर डाल लेते हैं। आजाद उम्मीदवार 73 जो है वो कामयाब करार अब तक दिए जा चुके हैं कौमी असेंबली के हलकों से। मुस्लिम लीग नून के 49 यानी 50 के लगभग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 38, JUI फे के 1, मुस्लिम लीग काफ का 1, MQM पाकिस्तान के 3, IPP के जो हैं वो 2। तो खट्टी साहब, ये हमारी थी और आपने जो एक शर्त लगाई थी उसमें आप जीत गए आपने कहा, लेकिन अभी पूरे नताइज नहीं आए। लेकिन वो अब तो जाहिर है जिस तरह मैनेज करेंगे वो। अब इस्लामाबाद में देखें ना, सारी अच्छा, मेरी बात हो रही थी फारूक सत्तार से, रात को भी हुई है, अभी भी हुई है। तो वो कह रहे थे हमारे बैलेट बॉक्स ही लेके भाग गए।
कई जगह पीपल्स पार्टी ने, जाहिर है वो तो एमक्यूएम का वो करेंगे, एमक्यूएम भी कोई इतनी शराफत से तो नहीं बैठी होगी ना वहां पर। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम शरीफ हुए तो शहर बदमाश हो गया। वो और पोलिंग जो है वो बहुत ताखीर से, यानी 3-3 घंटे से 12 बजे की भी बात शुरू हुई है। अब नताइज पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कराची के नताइज ही नहीं आ रहे। देखिए ना, सिवाय एक दो हल्के के। आरएमएस सिस्टम इन्होंने बनाया था ना, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। उन्होंने कहा कि ये ऑफलाइन भी काम करेगा। ओके, जैसे ही फॉर्म होगा हम उसकी कॉपी इलेक्शन हम कोशिश भी कर रहे हैं कि फारूक सत्तार को लाइन पर ले हाँ, लें। लेकिन आज 24 घंटे अभी गुजर गए ना। हाँ, 24 घंटे गुजर गए और अभी कोई नहीं, मतलब नताइज अभी कोई सामने नहीं आए हैं बिल्कुल भी। तो सारा अब मैनेज किया, वो फिर भी नहीं हो पा रहा। मतलब अब नहीं हो पा रहा ना, ये सबकी समझ में लेकिन आ अब जो गया। सबसे लेकिन एक बात तो है कि इंडिपेंडेंट तो हर जगह से, आप पंजाब असेंबली में देख लेना 106 सीटें हैं, जब नून लीग ने 107 सीटें, मतलब लेकिन पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी कारकर्दगी पंजाब असेंबली में 6 पे रही। हालांकि बिलावल बहुत अच्छा खेला था, 127 से वोट भी उसे बहुत पड़े, लेकिन मेरे ख्याल अभी काफी हल्के हैं। अभी हैं काफी हल्के हैं। अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी नहीं हुआ ना। हाँ, नवाज शरीफ साहब जो है वो पहले यास्मीन राशिद लीड कर रही थी, काफी ज्यादा उनकी लीड थी, फिर सुबह आया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जीत गए 130 से लाहौर से। कि हमारे पास जो मीडिया का रवैया है ना, अब देखें ना, अगर फर्ज करें 250 पोलिंग स्टेशन है ना, और 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए और आप कह रहे हैं कि फलां आगे है, फिर 20 के आगे तो फलां वही पीछे हो गया, फिर आगे, फिर उसमें होता ये कि आपका जो नाज़िर होता है ना, देखने वाला, वो मुसलसल कंफ्यूज रहता है। मेरे ख्याल इस बात पर हुकूमत को, नहीं तो क्या करें, क्या नहीं, करें? ये आप अपने देखे ना, नहीं आप क्या मतलब अवाम, सियासतदान और हम जैसे जो बैठे हुए होते हैं, क्या क्यूरियोसिटी से मर जाएं? नहीं मरे तो ना, लेकिन ये कि आप कंफ्यूज भी तो ना हो तो ना। एकदम हो जाएंगे, ये तो हर साल ही होता है ना। हाँ, हमेशा ऐसे असल होता में है, हमेशा ही होता है, तो हमेशा गलत भी देखिए तो हो सकता नहीं, है। मेरी बात सुने, मैं आपको बाबर साहब आपसे भी मेरी बात ये है, और अकटी साहब आपको भी मैं एक बात ये कह रही हूँ कि जो इतनी देर हुई है, मैंने अभी ये बात भी की कि हमेशा विक्ट्री स्पीच आप देखें तो बनी गाला में 11:30 बजे 2018 के इलेक्शन में महफिल लग गई थी। असद उमर, शीरी मजारी, फवाद चौधरी, 2013 में तो वहाँ रायवेंड में लग गई थी। 2013 में रायवेंड में 11 बजे 9:30 बजे, 11:30 बजे स्पीच कर दी। यहाँ पे एक टूटी फूटी विक्ट्री स्पीच मुझे नजर आई एमक्यूएम की, कि लेकिन उन्होंने कहा हम जीत गए। अभी भी वो कहते हैं हम 19 हल्कों से जीत गए, अभी मेरी बात हुई तो वो कहते हैं 19 हल्कों से जीत गए, उनके जिनके ग्रुप्स हैं, लेकिन नताइज तो कहीं पे भी नहीं है। ये सारा प्लान चौपट हो गया। ये जो मुस्तहकम हुकूमत बनानी थी ना, उससे इमरान ले डूबा है। ये अगर जेल में न होता और सिर्फ जेल में होता तो आप उसे कैंपेन करने देते, आप उसे निशान न छीनते ना, रिजल्ट और होते। बिल्कुल वो 2018 की तरह। लेकिन अगर मेजॉरिटी, अगर ये अप्रैल 2022 में नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद ये इलेक्शन में चले जाते ना, तो इमरान कहीं नहीं होता। केपीके में बाबर आपसे बात करूंगी कि केपीके में आप देखें कि बिल्कुल क्लीन स्विफ्ट हो गया है, 78 उम्मीदवार। और केपीके की ब्यूरोक्रेसी में भी, अभी हम जब केपीके पे बात कर रहे थे तो शौकत खटक हमारे साथ थे, तो उन्होंने हमें ये बताया कि केपीके में जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी ने भी इस तरह हर्डल्स क्रिएट नहीं की, और इदारों ने भी सपोर्ट किया इमरान खान की कैंपेन को, और इमरान पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन सबको सपोर्ट किया। मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो उनकी 5 सीटें अब तक के नताइज के मुताबिक, और जमीयत उलमाए इस्लाम जो है फेक की, उसकी भी 4 सीटें हैं जी। तो केपीके तो गया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो है ना, ये होल्ड है केपीके में, और ये अब ये तीसरी मरतबा मेरे ख्याल में वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और केपीके के अगर उसके जो डायमेंशंस अगर आप देखें ना, और इमरान खान की जिस तरह एफिलिएशन है, और जो गौहर हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन बनाए, वो बुनेर से वो भी जीत गए हैं, आपको पता होगा। तो अब कहने का मकसद ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वो पूरी तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुट्ठी में है, और परवेज़ खट्टर ने जो चैलेंज किया था, आप देखें वो कोई नशिस्त वो हासिल नहीं कर सके, बुरी तरह वो हारे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि केपीके, इसका मतलब है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो गढ़ था, जहाँ से उसने हमायत शुरू की, और फिर पंजाब और दीगर, वो अभी तक कायम और दायम है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी हम जिक्र कर रहे हैं, भट्टी साहब जिक्र कर रहे हैं, कि अगर कोई भी प्लान होता है
اور اس میں آپ KPK میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں بناتے تو آپ دیکھیں گے صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی. دیکھیں اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ اب اقتدار کو ہاتھوں میں لے رہا ہے گریجولی. یہ جو الیکشن ہے اس میں جیسے کیا ہم لے ذکر سکتا ہے؟ کرتے کھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان کا عام آدمی کبھی اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ نہیں، کل کا میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں. اب یہ نہیں پتا کہ عام آدمی لے رہا ہے کہ کوئی اور لے رہا ہے. جو موجودہ الیکشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں ان الیکشن میں دیکھیں نا، یہ جو آزاد امیدوار ہے نا، یہ جو رجحان ہے یہ اصل میں انتقام ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، اور لوگوں نے لیا جی صحیح کہہ رہے ہیں. اور سیاسی نظام میں کے اس بات سے اندر جو اتفاق آپ کروں گی. انجینئرنگ کرتے ہیں نا اس کے خلاف انتقام ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے سب کو، اور خصوصاً مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUI، MQM، یہ سارے جنہوں نے مل کے 16 ماہ کے اندر عوام کا ستیہ ناش کیا تھا نا، یہ اس کا بھی انتقام ہے. آپ دیکھیں نا 7 اکتوبر کو میاں صاحب آئے، یہ پورا مکمل تاثر تھا اور کل تک تھا کہ وہ ہی وزیر اعظم بنیں گے. ابھی بھی ممکن ہے آپ سسٹم کو مینج کر لیں، لیکن کتنا کریں گے؟ آپ کے سامنے کتنا کریں گے؟ جتنا وقت گزر ہے، آپ دونوں مجھے اینالسٹ اپنی ایمانداری سے بتائیے، ایک طویل عرصے سے آپ لوگ صحافت کر رہے ہیں، ساری چیز کو سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، یہ عام لوگوں کے ذہن میں بھی سوال ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، الیکشن تو سوالیہ نشان، کوشچن مارک بن چکے ہوئے ہیں. الیکشن مشکوک ہو چکا ہے. نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں تحریک انصاف ان نتائج کو قبول کرے گی. ظاہر ہے قبول کرے اصل گی. مسئلہ ان کا ہے. دیکھیں اصل مسئلہ انہی لوگوں کا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی، ان کی بنائی ہوئی پلاننگ فیل کر دی عوام نے. دیکھیں 2 کروڑ شیروانی بھی کام کی نہیں رہی. شیروانی سلوا لی تھی وہ بھی کام کی نہیں رہی. 2 کروڑ جو نیا ووٹر ہے، یہ ہم آپ کے پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو 18 سال کا ہوا جن کو شناختی کارڈ بنا، انہوں نے اس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور ابھی میں کچھ پڑھ رہا تھا کہ 65% بابر یہ بھی تھا کہ ایک جو پرانا ووٹر، ٹھیک ہے، اور اب جو نیو جنریشن بچہ، یہ بھی ایک تھوڑا مقابلہ رہا. گیپ ہے، یہ جو گیپ نہیں ہے، یہ بھی ایک مقابلہ رہا. نہیں، اس کا تھوڑا آپ پیچھے جائیں. جی، پاکستان میں عمران خان کو جب لانچ کیا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لانچ کیا جا رہا تھا، جی بالکل، یہ تو خیر ہم سب نے دیکھا، سب ساری اوپن ہو گئی. راستہ ہی وہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اس کا فیم تھا اپنا. پھر آپ نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان سب کی کرپشن جو تھی اور بیڈ گورننس تھی، اس کو عمران نے کیش کروایا. ٹھیک ہے نا، اس کے نتیجے میں وہ کیا انہوں نے بھی رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہوا. نہیں، وہ تو دیکھیں نا، وہ نہیں، اس کی گورنمنٹ پر آتے ہیں تو وہ تو اس کا تو حال پچھلوں سے بھی خراب ہے. لیکن ہم بات یہ کریں کہ سیاست کے اندر جب آپ نئے لوگ داخل کرتے ہیں تو وہ کس طرح آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں نا. ایک بوت آپ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، جان ڈالتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کو ہی کھا جاتا ہے. عمران بھی ایسے ہی ہوا. عمران کو آپ نے بنایا، عمران اسی نیریٹو پر کھیلا کہ یہ سارے چور ہیں، میں ٹھیک ہوں. اس نیریٹیو کے اوپر اتنی سرمایہ کاری ہوئی کہ آپ کی جو جتنی یوتھ ہے انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. MQM کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، 90s کی پولیٹکس دیکھیں، ساری اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ تیری باری میری باری، پھر MQM آئی اس کو توڑنے کے لیے. یہ جو نیا رجحان ہوا ہے نا عمران والا، یہ دیکھیں نا، یہ بالکل ختم کر رہے تھے. دیکھیں میں ایک بات بتاتی ہوں کہ میں جب بھی میں اس بات کو کہتی ہوں کہ عمران خان نے بہت ساری چیزوں کو نا مس کیلکولیٹ کر لیا تھا بہت ساری چیزیں. میرے خیال اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن انہوں نے ایک نیریٹو دے دیا. گورنمنٹ کی کارکردگی ایک الگ بات ہے، وہ ہم اس سے بعد میں بات کریں گے جو ان کی 4 سال گورنمنٹ ہے. لیکن انہوں نے جو نیریٹو بلڈ اپ کر دیا نا ذہن میں کہ یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے، لوگ تنگ تو آ گئے. دیکھیں یہ جو بیانیہ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، سسٹم میں جب ایسا ہوتا ہے، طاقتور کو جو بھی چیلنج کرے نا، عام آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ پوری تاریخ میں ہے. ٹھیک ہے نا. عمران نے ابھی تک وہ کہتا ہے میں نواز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، مولانا کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا.
یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں بندہ ایماندار ہے. بھائی بندہ ایماندار ہے لیکن ڈرائیور شریف آدمی ہو, پیش امام ہو, آپ اس کو بس پر نہیں بٹھائیں گے نا. گورننس نہیں جانتا نا, گورننس یہ ایک الگ ہونر ہے. نہیں میری بات ایک ہم یہ بات کر لیں, پھر ہم سینئر اسمبلی کی طرف ذرا آ جائیں گے کہ بات انہوں نے ٹھیک کی, صحیح ایک کہ ہاں اب مطلب اب یہ چور ہے وہ چور ہے, اور اپنے آپ کو میں بڑا ٹھیک ہوں, میں کرپشن سے پاک ہوں, یہ وہ سب کچھ, لیکن ان کے پاس کوئی ورک پلان نہیں تھا نا, ان کی ٹیم نہیں تھی نا. یہ مغل اعظم فلم بنی تھی نا, اس میں پرتھوی راج تھے, اکبر کا رول بھی کیا تھا, 12 سال شوٹنگ چلی. فلم جب کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد پرتھوی پاگل ہو گیا, وہ گھر میں بھی اکبر بنا پھرتا تھا. عمران کا ایشو بھی یہ ہے کہ جب پی ایم تھا تو اپوزیشن لیڈر بنا پھرتا تھا, جب وہاں سے نکلا تو اب پی ایم. مجھے جب بھی عمران خان کا انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا, 2-3 بار ایسا ہوا دھرنے کے دوران اور پی ایم کے بعد بھی, مجھے ایسا لگتا تھا میں ان سے جو بھی سوال کروں نا تو مجھے میں جس کنکلوژن پہ پہنچی تو وہ کہتے تھے الیکشن کمیشن بھی میں ہوں, سپریم کورٹ بھی میں ہوں, وزیر اعظم بھی میں ہوں, ہر چیز بس میں ہوں. تو یہ میں نے جو ہے نا گڑوا دیا. دیکھیں جب بڑا عہدہ ہوتا ہے تو بڑا دل کرنا پڑتا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ڈیموکریسی میں میں ہوتا ہی نہیں, ہم ہوتا ہے, اور یہی رونا تھا عمران کا. اس نے پہلی جو تقریر کی تھی نا, اس نے پہلا مذہب کا اس میں نعرہ دیا, ریاست مدینہ. جب بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی ایک فرقہ بن گئی تھی. بھائی نہیں, وہ پیپلز پارٹی بھی تھی بھٹو صاحب والی, کہ بھائی کھمبے کو ووٹ دو گے تو جیت جائے گا. ابھی ایسا ہی ہوا, اس بار ایسا ہی ہوا. اس بار دیکھیں نا, پہلے تو چلے 18 میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی نا, اس بار تو اس کی مکمل مخالفت. اچھا سینئر اسمبلی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بڑی مزیدار گفتگو چل رہی ہے, عمران خان کی کیا غلط پالیسیاں تھیں اور انہوں نے کیا نیریٹیو دیا اور جس کی وجہ سے کل کے نتائج آئے, اس پہ بھی مزید بات کریں گے مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک اور الیکشن میں ایک بار آپ کو پھر کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے اینالسٹ, اور اب ہم بات کریں گے جیسے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ سندھ اسمبلی کے بارے میں. اور سندھ اسمبلی میں کھٹی صاحب 75 سیٹیں پہلے لے رہے تھے, لیکن اب 78 پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو گئی ہیں. آزاد امیدوار 8 ہیں, ایم کیو ایم بھی 8 ہے, جو کہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے. یہ تو اب دیکھیں نا, یہ ٹوٹل جو جنرل سیٹس ہیں وہ ہیں 130. ٹھیک ہے نا, 78 مل گئی ہیں, تو یعنی ابھی تو اور نتائج ہیں 80, 22 اور 52 سیٹس ہیں. 52 سیٹس ہیں, تو 52 میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور بھی لے گی, اور ایم کیو ایم کا بھی حصہ آئے گا, ممکن ہے جماعت اسلامی بھی لے جائے. بہت زیادہ. لیکن کراچی میں جو مجھے سب سے بڑا وہ نظر آیا نا, اتنی کم سیٹس, آزاد امیدواروں کا جو ہے وہ بڑی امید تھی کہ وہ زیادہ سیٹس لیں گے نا پی ٹی آئی والے, لیکن انہوں نے نہیں لی. اور وہ پیپلز پارٹی نے وہ جو گیپ تھا وہ فل کیا, نہیں لے سکے. نہیں دی. کیونکہ جس طرح کراچی کے نتائج اور اندرون سندھ کے نتائج اتنا تاخیر کا شکار ہیں, اتنا تاخیر کراچی کی تو میرے خیال میں 2 سیٹوں کے علاوہ 2-3 سیٹوں کے علاوہ کوئی نتیجہ آنے کا آیا ہی نہیں ہے, حالانکہ وہاں سب سے زیادہ آسان ہے. سندھ میں اگر آزاد امیدواروں کو کھل کھیلنے کا موقع بھی دیتے تو پیپلز پارٹی کے لیے ایشو نہیں تھا. پیپلز پارٹی وہ لیڈ کر رہی تھی, وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکیلے ہی حکومت بنائے. بلکہ سندھ سے سب سے پہلے جو نتیجہ کنفرم ہوا تھا وہ ہوا ہی آصف علی زرداری کا تھا, جو کنفرم ان کی اتنی لیڈ تھی اور اتنا جاری تھا. نواب شاہ سے, بے نظیر عباس سے جلدی آئے ہیں پنجاب کی نسبت. آپ دیکھیں کے پی سے بھی آئے, سب سے پہلے سندھ سے بڑی تیزی کے ساتھ نتائج آیا. اور یہ سوال جو ہے مختلف ٹی وی چینلز میں جو ہے وہ اٹھایا گیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ سندھ سے جلدی نتائج آ رہے ہیں اور پنجاب سے اور دیگر جو صوبوں سے. ہاں نہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مینیج کر رہے ہیں نا. کھٹی صاحب مینیج کے علاوہ کمیونیکیشن بھی بہت زیادہ نہیں, یہ کل بہت کمیونیکیشن کا آپ اندازہ کریں کہ کل پورے ملک میں موبائل فون بند, ٹھیک ہے نا. اچھا موبائل فون بند تو انٹرنیٹ بند, یعنی الیکشن پر آپ دیکھیں گا کہ آنے والے یعنی آج کے بعد اس کے اندر جو کچھ ہوا وہ آئے گا سامنے. جی شہریارہ صاحب پہ عنوان ہے کہ 45 جو فارم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, اور جو ہے اس کے باوجود ہمیں ہرا دیا گیا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ کنٹروورشل تھے الیکشن, اور اس کی جو
मजीद तह दर तह जो है असल ना में जो आपके सामने उम्मीद थी आएगी ना इसके नए मसाइल। नए पाकिस्तान, नई हुकूमत बनने की कि हम जल्दी एक अच्छे फेज में चले जाएंगे, वो सारा फेल हो वो गया। फेल हो गया। हालांकि इलेक्शन ताखीर का शिकार भी हुए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को बीच में पड़ना पड़ा, बार बार इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी, सदर के पास गए, फिर आए फिर गए, वो एक लंबा चलता रहा। असल में वो उसमें जब सेनेट ने करारदाद पास की ना, 2 करारदाद उसने कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा की, बहुत ज्यादा, क्योंकि अपर हाउस है जी। और अगर वो अच्छा, दूसरा ये कि वो जमहूरियत की जो तौकीर है उसका बेड़ा गर्क जमहूरियत के ही लोग करते हैं जो उस हाउस में बैठते हैं। 12 लोग बैठे हैं और उसका कोरम भी पूरा नहीं है, और उसके बावजूद अगर आप करारदाद पास कर मगर देते ये वही लोग थे जो आपको पता है इनका जमहूरी बैकग्राउंड नहीं है। और नहीं, लेकिन रोना ये है कि वो जो दूसरे सेनेट में बैठे थे, मौजूद, अफनानुल्लाह अगर कोरम पॉइंट आउट कर देते, जी, जी। पीपल्स पार्टी वाला बंदा जो मेरा ख्याल था क्या नाम था, मैं भूल गया, पख्तूनख्वा का जी, जी, सेनेटर, जी। वो कर देता तो कुछ नहीं होना था। असल में लगता यूँ है कि इनको कुछ आसार नज़र आ रहे थे कि ये इस तरह के इलेक्शन होंगे, और जो इलेक्शन की के इनेकाद में रुकावटें कुवतें पैदा कर रही थी उनको भी पता था कि ये हालत नहीं, मैं आपको बताऊं ना, निगरानों का मूड था, हाँ हाँ किसी का भी इलेक्शन मूड नहीं कराने था का। इलेक्शन के ये चीफ जस्टिस साहब खड़े हो गए, काजी फायजी उन्होंने कहा कि साहब भाई ये पत्थर पर लकीर है। नहीं, क्यों मूड नहीं था? शिकस्त नजर आ रही थी, यही वजह थी जो आपके सामने नहीं नताइज क्यों, आए। मतलब इलेक्शन कभी ना कभी तो होने थे ना, नहीं, इस निगरान वक्त सेटअप नहीं होने कोई चाहिए 5 साल या 4 साल तक तो नहीं चलता ना, इससे भी बेइज्जती असल हो रही में कोई दुनिया में। ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसी दलदल है, ये इस जितना निकलने की कोशिश करेंगे ना, मुझे उतने ये दस्ते लगता है कि अब ज्यादा दलदल बन गई है। ये अप्रैल 2022 से जो दलदल में गिरे हैं ना, जितना निकालने की कोशिश करते हैं और जाते हैं। अच्छा खट्टी साहब, आप और बाबर, आप मेरी बात से किसी हद तक इस बात पे क्या इत्तेफाक करेंगे कि पहले सामने आ जाते थे, अचानक सदर पाकिस्तान बनकर गवर्नमेंट चली जाती थी, और अब पीछे से डोरियां हिलाई जा रही हैं और ये इंजीनियरिंग की जा रही है जो 58(2)(b की वजह से आते थे, और ये अगर ये आप मगर इसको- पीछे रहने से ज्यादा सामने आते आप जो है ना, अगर आप पाकिस्तान की कौमी तारीख का मुताला करें तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी सियासत से अलग नहीं हुई। ये सदर अयूब खान साहब के दौर में एक इंतज़ाम शुरू हुआ था, और आप इसको किसी भी शक्ल में आप देख लें, यानी पहले 58(2)(b थी, फिर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खत्म कर दी हुई, गई, पहले हाँ। नवाज शरीफ को लाए, फिर भुट्टो साहब को लाए, यानी कि पाकिस्तान की जो सियासत का की प्लेयर है वो हमारी 58(2) इस्टेब्लिशमेंट। खत्म नहीं, करना तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इकदाम नहीं, था। पाकिस्तान ये तो अच्छा में इकदाम था। बेनजीर नहीं, वो अच्छा तहरीक इकदाम इंसाफ था। ने मैं वो इसकी इस कह बाद रहा में हूँ कि वो मुखालफत की, आसिफ अली लेकिन ये जरदारी बहुत साहब जो बहुत है, अच्छा था, आसिफ अली जरदारी इकदाम साहब जो हुआ था। 18वीं आईनी तरमीम थी, उसमें उन्होंने तरमीम, बड़ा हाँ, हाँ। उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा किया बहुत। कि उन्होंने कहा कि जनाब ये जो वाया है, अच्छा अब एक जो नाकदीन है वो ये कहते हैं कि 58(2)(b खत्म हुई तो सुप्रीम कोर्ट आ गई, फिर अदालतों के जरिए वज़ीर आज़म जो है घर भेजे गए, नवाज शरीफ साहब घर भेजे गए, यूसुफ रज़ा गिलानी घर भेजे गए। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत में रोल है वो मिर्च और नमक, मसाले और नमक वाला है ना, कि अगर ये सालन में ये 2 चीज़ें ना हो तो सियासतदान भी समझते हैं कि यार बड़ा बेजायका है, मज़ा नहीं आ रहा। और मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दूँ। जी, ये जब तहरीक अदब एतमाद का मामला चल रहा था तो बाप वालों ने हिमायत की, या मेरिट में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो खालिद मक्सी ने कहा कि हम हैरान हैं अभी तक हमें फ़ोन क्यों नहीं आया। तो इसका मकसद ये है कि ये इतनी जो है वो सरायत कर गई है। लेकिन बड़े साहब अब जो इलेक्शन हुए हैं इसमें देखें ना, इसमें तो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ गए हैं, यानी कि अब मैंने वही कहा, मैं वही कह रहा अच्छा हूँ। कहीं ना कहीं take over- आपको लगता है पीटीआई की जो क़यादत है या इमरान खान के दिल में भी थोड़ी बात है कि साड़ी मुलाकात भी करा दो? नहीं, अब नहीं है, definitely- वो पहले भी नहीं थी। ये देखे ना, कहीं ना कहीं नहीं, है। मैं आपको बताऊं, ये बुनियादी तौर पर ये पागल लोग काम कर सकते हैं, अक्लमंद आदमी नहीं कर सकता। अक्लमंद कैलकुलेशन करता है, पागल नहीं करता। आप किसको अक्लमंद कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं इमरान पागल है, इसलिए कि 3 केसेस में उसको मेरे ख्याल 10 शायद 2 उम्र कैद की सजाएं आई, तकरीबन सजाएं, लेकिन हर बार फैसला सुनाया गया वो हंसता रहा है, वो कहता है चलें फिर मिलेंगे। और ये जो अदा है ना, ये बहादुरी नहीं है? मैं वही कह रहा हूं ना कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। लेकिन डील होगी, लेकिन डील तो होगी। डील का अच्छा इम्कान एक बिल्कुल और है। इस इलेक्शन तहरीक में जो इंसाफ के मैंने साथ डील अहम होगी। फैक्टर देखा वो ये देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, हम हमारे स्टूडियो में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कैमरे के पीछे कि जिनके घर जो मुस्लिम लीग नून के पक्के हिमायती हैं,
मगर उनके घर की खवातीन ने बुशरा बीबी वाले फैसले के बाद जाके पीटीआई को इंतकामी वोट डाला। नहीं, कल तो डिस्कस यही हो रही थी कि उनके बच्चों ने कहा कि हम आपके कहने पर बाप को कहा कि नहीं, खवातीन ये जो गैर शरई निकाह को करार दिया गया है और ये जो फैसला जो कि एक नामुनासिब सी बात है। अच्छा बाबर साहब, जो कि एक बड़ी नामुनासिब सी बात है, इसमें खवातीन की गवाही इस पर अगर आप डिस्कस करें तो ये बड़ा अच्छा ही होगा निकाह वाले केस का। बाबर साहब, आप वो कह रहे थे ना एस्टेब्लिशमेंट वाला कि 71 में याया खान को एजेंसीज ने रिपोर्ट दी कि नताइज जो है ना वो ऐसे मिक्स आएंगे जी। वहाँ भी मिक्स होंगे अपने ईस्ट पाकिस्तान में, यहाँ भी, लेकिन वहाँ तो एक के अलावा बाकी सारी सीटें शेख हो सकता है कि इस दफा भी ऐसी नहीं हो। यही हुआ था ना, हम आप सब ये कह रहे थे कि भाई आजाद उम्मीदवार कहाँ जीते। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अभी बाबर कह रहे हैं हो सकता है ऐसा ही किया हो, ऐसे लोगों से बात करो तो लोगों भी पूरी कौम मतलब हमारे समेत जर्नलिस्ट समेत पूरी कौम जो है ना वो एक सत्ते की कैफियत में राज से मेरे ख्याल मालूम सत्ता उन लोगों को है जिनको पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा। सत्ता हमें नहीं है, सत्ता उनको है जिनको कहा गया था कि आप शेरवानी सिलवा लें। सत्ता उनको है, वो तो ओवर कॉन्फिडेंस है ना। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब नहीं, अगर आप मेरे पास आते हैं और मैं देने की पोजीशन में हूं और आपको कहूं कि मैं आपको देता हूं तो आपको खुश होना चाहिए ना कि आपको अगर मेरे ऊपर। मगर इंजीनियरिंग तो फेल हो गई ना। बात कर लेते हैं जरा पंजाब असेंबली की, तो मुस्लिम लीग नून ने 113 वहां से सीट्स ले ली हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार जो हैं वो 114, पीपल्स पार्टी 8। क्या पोजीशन बनने जा रही है? ये मेरे ख्याल अभी ये बड़ा टफ टाइम दे दिया। देखिए मुस्लिम लीग पंजाब मुस्लिम लीग नून का होता है ना, अब अगर आजाद उम्मीदवार उनसे आगे निकल रहे हैं या उनके साथ भी चल रहे हैं तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी? मरियम साहब को कैसे, साहिबा को कैसे सीएम बनाएंगे? क्या करेंगे भाई? लेकिन एक सवाल और भी मैं आपसे करूंगा बाबर साहब से भी कि क्या मरियम को सीएम, नवाज शरीफ पीएम और फिर मियां शहबाज शरीफ वज़ीर खारजा ये सारा सब बन जाएंगे? नहीं साहब, ख्वाब पुराने हो गए। देख रहे थे मगर अब आंख खुल गई। कल जो चुटकी लगी ना उससे खुल गई आंख। मेरा ख्याल है कि जो अभी तक नताइज है ना उसमें ये हुकूमत इनको नहीं लेनी चाहिए। नून लेगी ना तो मजीद परेशान होगी। अच्छा, क्योंकि पीपल्स पार्टी इनके साथ बैठ जाएगी, आजादों के साथ। वो मैं उसी तरफ आ रही थी। अब पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या होगी नेक्स्ट? पीटीआई की क्या, कोई इनकी लीडरशिप तो है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन आजाद उम्मीदवार को किस तरफ कौन खींचेगा? जो शहरियार साहब थे ना जिन्होंने कहा कि वो अलीमा खान अब सारे मामला, हाँ, वो कह रही यानी वो तो गवर्नमेंट फार्म अब वो करेंगे, वो देखेंगी, मगर क्या उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है? लेकिन मेरे ख्याल के वो कैपेसिटी होना, गवर्नेंस करना, ये भी तो एक बात होती है। अवाम के लिए जो कबूलियत है ना वो शायद बैरिस्टर गौहर से ज्यादा हो उसकी अलीमा की। देखिए जो अलीमा है उनको जो सबसे बड़ा एज है वो है कि इमरान खान की वो बहन है और एक खातून है। अलीमा जो है वो इमरान खान की बहन है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। अभी टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सत्तार चौधरी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब, कल के नताए सामने आ गए। अब हम स्टूडियो में यही अपने एनालिस्ट से बात कर रहे थे कि क्या होने जा रहा है और क्या जो कुछ कल हुआ है, मतलब मोबाइल फ़ोन बंद, इंटरनेट बंद, आवाम की कम्युनिकेशन नहीं और रिजल्ट इतनी ताख़ीर का शिकार हैं कि एक हर लम्हे के साथ अब तो मैं कहती हूँ सवालिया निशान बन रहा है। जी शुक्रिया आपका। ये मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि जो वो आदमी जो प्रोजेक्ट बनाता है ना उसके ज़हन में एक पूरा प्रोग्राम होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये वो करेंगे। जब उसका प्रोग्राम पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा तो फिर वो हर बात तैयार करता है। इशारा किस तरफ है चौधरी साहब? ये इलेक्शन बेसिकली सब वो इसको वन साइडेड देख रहे थे कि तरीके इंसाफ के सबसे पहले तो उन्होंने उनके पर्चे किए, सब लोग अंदर से मुकदमात हैं, गिरफ्तारियां हैं। आप सोच नहीं सकते, चलो शहरों में तो ये चलता था फलां आदमी को पकड़ लिया, फलां आदमी को पकड़ लिया। दूर दराज गांव में जो लोग थोड़ा सा पीटीए का एक्टर था उसको भी पकड़ा इन्होंने। ये सारे हरबे तैयार कर रहे थे। मैं लाहौर में हूँ, यहाँ सिटी गवर्नमेंट के लोग गाड़ियों पे रात को फिरते थे, जहाँ देखते थे तरीके इंसाफ के किसी उम्मीदवार की फ्लैक्स लगी हुई उसको उतार लेते थे।
इन्होंने हाँ, ये तो उन्होंने हमने भी घरों देखा। घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। लाहौर में जो मेरे हलके का उम्मीदवार है, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, उसको तो उन्होंने कंपेन करने ही नहीं दी। ये हरबे थे। और फिर कल हुआ, इन्हें फिर भी खतरा था। फिर इन्होंने उनको सबसे पहले तो उनको उनका बैट छीना, खतरा था। फिर उन्होंने कंपेन नहीं करने दी, इन्हें खतरा था। फिर उन्हें उनकी फ्लेक्सें उतारी, इन्हें खतरा था। मैंने उस दिन अपने आर्टिकल में लिखा था, मैं क्या ये जो इनके आज़ाद उम्मीदवार हैं ये इनसे भी भागेंगे, क्योंकि मुझे इसकी सबसे अहम बात है कि 5.5 करोड़ वोट है 18 से 35 साल तक, 5.5 करोड़ वोट, वो खतरा था। मैंने कहा था वो जो 5.5 करोड़ वोट है ना, उन्होंने इस मुल्क का फैसला करना है कि हमने कहाँ जाना है, किसके साथ रहना है। और सबसे लेकिन जो सारा प्रोसीजर हुआ है ना, मुझे एक चीज की मुझे खुशी हुई है, और मैं वो पूरी कौम को खुशी होनी चाहिए। कम से कम जो हमारी यंग नस्ल है, जिन्होंने जो पाकिस्तान के मेमार हैं, जिन्होंने आगे जाकर मुल्क की बागडोर संभालनी है, देखें उन्होंने जुल्म के खिलाफ जुल्म का बदला अपने वोट से लिया है, तशद्दुद से नहीं लिया। ये सबसे अहम बात है जो हमारे लिए खुशी का बहस है। ते जो बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद जब कल रिजल्ट शुरू हुए ते 9, 10 बजे 11 बजे तक ऐसा था कि किसी पार्टी को कोई सीट मिल ही नहीं रही। उसके बाद फिर उनका जो प्रोजेक्ट था वो सारा खतरे में जा रहा था, उनका स्कोर बोर्ड मुतासर हो रहा था, उन्होंने फिर इलेक्शन रोक दिए। देखे ना, आपको रात को 3-4 बजे मेरे ख्याल गालबन 50,000 की लीड से रेहाना डार इलेक्शन जीत चुकी है। उसके पास फॉर्म मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ख्वाजा आसफ से बात हुई तो ख्वाजा आसफ ने क्या कहा था, वो मुझे अल्फाज अच्छी तरह याद है। ख्वाजा आसफ कहता मेरा पिछली दफा भी रिजल्ट 10 बजे आया था। उसका क्या इशारा था, ख्वाजा आसफ ने तो रात को टीवी पे लाइव ये कह दिया, क्योंकि पहली दफा सबको पता है वो, और वो आदमी तस्लीम कर चुका है कि पहली दफा जब वो उस्मान डार से हार रहा था तो उसने जनरल बाजवा को मैसेज दिया था, और उसके बाद फिर रिजल्ट तब्दील हो गया। आज भी उसने वही इशारा दिया कि पहली दफा भी मेरा 10 बजे रिजल्ट आया था, और देखें वो अब जीत गया है, वो 50,000 की लीड से जीत चुकी है रेहाना डार। उससे आगे आ जाए डॉक्टर यास्मीन राशिद। वही मैं हल्के की तरफ आ रही थी। NA30 ने, मैंने डॉन टीवी पर ये देखा कि उन्होंने ग्राफिक्स बनाई कि जो थी वो यास्मीन राशिद जीत गई हैं और वो झंडे गाड़ रही हैं, और नवाज शरीफ जो सर पकड़ के बैठे हैं वो जो एक ग्राफिक्स बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, लेकिन सुबह उठे तो फिर नवाज शरीफ साहब जीत गए। देखें आप जो दूसरा है ना इनका हल्का नवाज शरीफ का, यह ग्वाल मंडी है जहाँ इनका भाई घर है, ये सब कुछ है, वो ग्वाल मंडी का, वहां पर वो एक शख्स को ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ यानी कि ये फैमिली जानती है, वो यूनियन काउंसिल है। नवाज शरीफ कई शिकस्त वहां से शुरू हुई है, पहले सबसे यूनियन काउंसिल का रिजल्ट आया है और वहां से ये हारे हैं। यास्मीन राशिद, रेहाना डार, देखें वो आपके इधर पिंडी में है, क्या नाम है उसका, राजा बशारत। राजा बशारत का रात को मैंने सारा रिजल्ट देखा है कि उसके जो फॉर्म है, फॉर्म के मुताबिक उस आदमी की 50,000 की लीड है। 50,000 की? चंद लम्हों 50,000 की लीड है, उसके पास फॉर्म मौजूद हैं। वो उसने रात को सोशल मीडिया पर रखे थे, रात को वो चीख रहा था, और घंटे बाद ऐलान हुआ कि राजा बशारत हार गया है। तो ये इन्होंने क्या केस को क्या किया जी। गया, ये हम खुद बहुत सरप्राइज हैं इन सब चीजों से। वो मैं कहती हूँ सत्ते की हालत में कुछ नहीं, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये हमेशा हमारे यहाँ होता है। उनकी एक अपनी फीस होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें काबिल कबूल नहीं होते, वो असेंबली में नहीं आने देते, चाहे वो 2 लाख की लीड से जीत जाए। ये आप सारा रिकॉर्ड देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग इलेक्शन हारे हैं जो। मगर सरदार साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आपको, मतलब पहले हमेशा ऐसा होता रहा है, मगर इस दफा तो बहुत खुल के हुआ है, बहुत खुल के हुआ है। क्या वो कैंपेन का मामला देख लें, निशान का मामला देख लें, रिजल्ट्स का मामला देख लें, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन बंद कर दी गई उसका मामला देख लें, मतलब अब की दफा तो हिस्टोरिकल कुछ चीजें हुई हैं ना। नताइज का मामला देख लें, अभी तक नहीं आए, पता नहीं क्या डिजाइन कर रहे हैं, क्या गिन रहे हैं। ये इस दफा बता रहा हूँ ना, इतना सब कुछ करने के बावजूद तरीके इंसाफ इतनी ज्यादा सीटें ले रही हैं। अगर वो खुल के करते, ये उसको मुकम्मल फील्ड देते जैसे दूसरी जमातों को मिली हुई थी, तो
अगर और रिजल्ट भी ये चलो 10% या 15% कर लेते धांधली, वो पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप कर रही है। देखें वो KPK में तमाम तार हरबों के बावजूद वो क्लीन स्वीप कर गए। 78 सीटें अब तक के मुताबिक। पहला जब उन्होंने वहां पर गवर्नमेंट बनाई थी 2013 में, उन्होंने जमात इस्लामी को तहाल में लिया था क्योंकि उनकी जरूरत थी, उनके पास सीटें ज्यादा नहीं थी। जब 2018 में उन्होंने वहां पर गवर्नमेंट बनाई, उनके पास 2/3 अक्सरियत थी। अब ये तीसरी बार वो वहां पर गवर्नमेंट बना रहे हैं। इस दफा उनके पास 3/3 अक्सरियत है, वो टोटल जीत चुके हैं। आपको सारा रिकॉर्ड चेक कर लें, जो KPK के वाम है उनका ये हमेशा से में तो असूल रहा है। स्विफ्ट हो गया। हाँ, या अभी हम यही बात कर रहे थे। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि ये सब कुछ तो हो गया और हम नताइज देख रहे हैं, नताइज अभी आ भी रहे हैं, रुके हुए हैं बहुत सारे हलकों के। मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी नजर में, किस तरह की गवर्नमेंट बनेगी? अब मेरा ख्याल है ये कोशिश करेंगे कि जैसे PDM की गवर्नमेंट बनी थी, क्योंकि कोई पार्टी मसलन कि नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, किसी के पास, इनके पास तो अक्सरियत नहीं है गवर्नमेंट बनाने की। इनकी कोशिश यही होगी कि जैसे PDM की गवर्नमेंट जो पीछे बनी थी, जब तरीके अदम एतमाद आई थी, इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी, जैसे इन्होंने PDM की गवर्नमेंट बनाई थी, ऐसे करेंगे कि पीपल्स पार्टी को और नवाज शरीफ को मिलाकर, और फजल रहमान साहब का तो सबको पता ही है ना, और MQM का भी, वो तो गवर्नमेंट के साथ ही चलना होता है, ये ऐसे बनाएंगे। बहुत 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 शुक्रिया सत्तार चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और लाहौर की हालात से हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर आ जाते हैं हम अपने स्टूडियो में अपने एनालिस्ट की तरफ। बाबर, मुझे ये बताइएगा कि क्या नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? ये देखिए, जैसे उस्ताद साहब फरमा रहे थे, तो लगता यूँ ही है कि अब माइनस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सेटअप लाने की कोशिश की जाएगी। अब एक स्ट्रेटजी जो है वो पहले ही उसमें कहा गया था कि आप देखिए यहाँ पर माइनस कोशिश तो की जा रही है कैंपेन से। क्यों खट्टी साहब, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, लेकिन माइनस हुआ तो नहीं है ना। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बनाया जाएगा। फेल हो गई, सारी इंजीनियरिंग फेल हो गई। एक्चुअल मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से ये उनकी फरमाइश भी थी, उनकी ख्वाहिश भी थी कि हमें कम से कम सादा अक्सरियत मिले ताकि इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाएं ना। अभी जो नताइज सामने हैं उसमें अभी 138 हलकों के अभी बाकी हैं नताइज। 138 बहुत। अच्छा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि अभी टाइम मेरे ख्याल में 5 बजने वाले हो गए हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन में इतना टाइम लग रहा हो। ये क्या होगा? मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा पार्लियामेंट कैसे बनेगी, और अगर बन गई तो फिर उसमें एतमाद कैसे होगा? इब्तदा में जो मैंने कहा था आपको कि जो उम्मीद की जा रही थी कि एक स्ट्रांग हुकूमत बनेगी, वो नहीं बनने जा रही। वो तो हम इब्तिदा से बात कर रहे थे, और उसके लिए देखें अभी हमें जरूरत अभी हमें जरूरत थी मीसा के मईशत की और बहुत बड़े फैसले करने की ना, ठीक है ना, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट में बहुत बड़े फैसले किए गए हैं जिनको आने वाली असेंबली से मंजूर करवाना है। SIF है या इस तरह के जो निष्कारी के हवाले कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ये सारे आपको उधर करने हैं ना, कोर्ट का छोड़ा है तो ये सुप्रीम कोर्ट इसमें तरमीम अच्छा करे। दूसरा ये दरमियान में इस प्रैक्टिस में जो आइन के अंदर पार्लियामेंट इसमें तरमीम करे, हाँ आइन के अंदर जो नए लकुना हमारे सामने आए उसको एड्रेस करना है। तो ये कमजोर हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकेगी। और उसके बाद मार्च में आपको सेनेट के इंतखाबात करवाने, उसके बाद सदारती इंतखाब होंगे। ये बड़ा सवाल है कि जो इस सेनेट के इंतखाबात की घंटी तलवार जो लटक रही है ना सर पर, ये भी एक मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हुआ तो ये हो जाएगी। ये हमेशा ही ऐसे नहीं, वो सारे हो जाएंगे, लेकिन हमें देखे ना, हमें जो मजबूत हुकूमत की जरूरत थी ताकि वो बड़े फैसले कर सके ना। आपका जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि 5,700 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा है सिर्फ बिजली का, ठीक है ना। 2,400 अरब रुपए निगरान गवर्नमेंट ले चुकी है। पीपल्स पार्टी ने बड़ी सीट्स निकाल ली, और नो डाउट देखें अगर हम NA 27 की बात करें
तो NA-27 में भी बड़ा टफ मुकाबला दिया, वोट भी बिलावल को बहुत पड़ा है, लेकिन वो क्योंकि वो हार गए, तीसरे नंबर पर आ गए, लेकिन बिलावल को वोट पड़ा है जी, टर्न आउट वहां रहा, वोट पड़ा। देखें ना, और इसके अलावा अगर आप और भी लाहौर के हल्के लें तो पीपल्स पार्टी को वोट पड़े हैं। अभी सियासी जमातों को देखें, इस हवाले से सियासी जमातों का मौकफ तो बिलावल बच्चा तो नहीं है ना, नहीं, आप कह रहे थे बिलावल बच्चा है, मैंने कब कहा था? आप ही कह रही थी। मैं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि जरदारी साहब ने उनके साथ बड़ी ज्यादती की, वो पार्टी के चेयरमैन थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा होगा, उनके घर पर होगा जी, अभी तो पार्टी के चेयरमैन है जी, लेकिन पार्टी के मैंने आपको कहा ना, मैंने कहा वो बच्चा नहीं है, और उस बच्चे ने साबित करके बिलावल भी अपना बच्चा है। बिलावल उनका बच्चा है, इसमें तो शक नहीं है, लेकिन बिलावल को जो लोग जानते हैं ना, इस मुल्क की आवाम, वो बीबी का बेटा करके बिल्कुल, और इसमें कोई वो शक नहीं है, वो झलक भी हमें बिलावल में नजर आती है। वो वजन असल में सारा आप बीबी के खाते डालें। हाँ, ये तो है, लेकिन ये कि उन्होंने साबित किया पंजाब में अपना। अब देखें ना, ये सारे रिजल्ट आ जाएं, फिर आप वोट गिने ना कि पीपल्स पार्टी ने कितने लिए। ये तो ऐसे ही था ना, एक बार 16 सीटें थी मेरे ख्याल। अगर फर्ज करें, दोनों से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवारों को खींचकर जमात बना, अपनी हुकूमत बनाने में, जैसी टूटी पिटी बनाने में मखलूद जैसे 2008 में बनी थी ना, जहां अगर हो ना, वहां सवाल नहीं होता। देखिए, ये हो जाती है, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी हो जाती है। वो मैं आपको कह रहा था कि वो जूते उनको खाने वापस जाकर अपने हल्कों में, जिनको हल्फ ये पीपल्स पार्टी ऐसा कर सकती है। आसिफ अली जरदारी साहब जो मारते बड़ा गर्दन में सरिया आसिफ अली जरदारी साहब, मैं वोटर्स की बात कर रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले ही कहा था कि जो निगरान है, और बिलावल भी ये बात कह चुके हैं रिकॉर्ड पर, कि जो बाज़ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उनके साथ राब्ते में है। वो ये इन्होंने इलेक्शन से कबल भी थोड़ी देर पहले भी बयान आया है बिलावल का कि हम तोड़ेंगे, हम राब्ते में। और जरदारी साहब पैसे बहुत जो अच्छी कीमत लगाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां भरकर आई हैं, जो अच्छी कीमत लगाएंगे, क्यों आप इल्जाम लगाते रहते हैं? आपको बोले आप हर वक्त आप कहते हैं एमक्यूएम भी ऐसा करती है, पीपल्स पार्टी भी ऐसा करती है। मैंने कब कहा? मैं तो ये अभी तो मैं तो खरीदारी की बात कर रहा हूं। मोहब्बत से भी तो खरीदा जा सकता है। मोहब्बत से कौन खरीदता है? मोहब्बत से भी तो आ सकते हैं, कायल भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, मोहब्बत में कुछ भी नहीं होता जब तक बंदा देखने में अच्छा ना लगे ना। ये मुफादात का मामला है। अगर ये सियासी माँ जो है ना, माँ एक बच्चा ज्यादा कमाता है और एक कुछ भी नहीं करता, दोनों के साथ उसके प्यार में फर्क है। तो यानी मईशत जो है ना, इंसानी जिंदगी का सबसे अहम इशू है। तो जो जहाँ से माल आएगा ना, वही ज्यादा प्यार। तो कौन माल फेंक रहा है? अब मैं सारी बातें तो यहाँ नहीं बताऊंगा, कैमरा के पीछे ही बताऊंगा। कौन डोरिया हिला रहा है, ये तो सामने आ चुका है, ये सबको पता है ना। पिंडी वालों की स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। वो हर बार होती है, इसको कामयाब करते हैं ये लोग। लेकिन वो क्यों समझ रहे थे कि वो इंजीनियरिंग कर लेंगे और ये हो जाएगा सब। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने कि इस हद तक दबाव आया है, इस हद तक अवाम का दबाव और रिएक्शन आया है कि निगरान वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाइयां देनी पड़ी। और मुझे हैरत इस बात पे हुई कि वो जो निगरान वजीर दाखिला हैं, वो जो है वो सीट्स गिनवा रहे थे कि इतनी सीट्स मिल गई, इतनी सीट्स मिल गई। ये तो निगरान है, ये उनका काम नहीं है, ये उनका काम नहीं। मुझे मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। ये मुंतखब हुकूमतें होती है ना, उसके वजीर भी जो है वो सिविलियन तर्जमान होते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे कि उनको तो प्रेस रिलीज भी जारी अब नहीं करनी पड़ती, सारे काम ये करते हैं। तो ये तो नहीं, वो जो सीट्स गिनवा रहे थे, मतलब अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुर्तजा सोलंकी साहब को पीपल्स पार्टी पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो ये मुझे बहुत इस पर, हाँ, वो असल में अपना जस्टिफाई कर रहे थे कि किस तरह से निगरान हुकूमत ने सेटअप किया। दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ, उसके बावजूद हमने इलेक्शन नहीं, तो दहशतगर्दी सबको ये बात पता थी कि मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल की, वो इस वजह से कि क्या अमन व अमान को मतलब, देखें हुकूमत का काम होता है कि जस्टिफाई करना, और जो निगरान हुकूमत है लामहला तौर पर सारी जिम्मेदारियाँ उस पर। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने भी कोई काम किया तो उन्होंने ही जस्टिफाई करना था, जस्टिफाई करना तो बनता था। मगर ये जो सुबह को स्ट्रेटेजी अपनाई गई है कि जो मोबाइल सर्विस बंद कर दी, फिर इंटरनेट बंद कर दिया सारा, उसके बावजूद ये उसके बावजूद वो फेल हो गए। और अगर ये बंद न करते तो मेरे ख्याल शायद और नताइज
ज़्यादा उसके आगे भी जी देखते हैं कि और क्या नताइज आते हैं, और नताइज आते जा रहे हैं, सवालिया निशान खड़े होते जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा एक और इलेक्शन में। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक और इलेक्शन में आपको एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। और इलेक्शन पर बात हो रही है, गर्मा गर्मी हो रही है कि क्या होने जा रहा है। अभी हम कराची की बात कर रहे थे कि कराची के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ताक़ीर का शिकार हैं। क्या किया जा रहा है, और अभी ये कराची का इंतहाई अहम सीट अपडेट जो आई है वो ये है कि फारूक सत्तार 244 से जो है वो जीत गए हैं। उन्होंने ये मैदान मार लिया है। और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर भी ज्वाइन किया है MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सीट। आपने देर की मेहरबा आते आते मगर दुरुस्त आ गए। बस वो कहते हैं ना वो कहते हैं ना कि ताखीर हुई आने में तुमको, लेकिन शुक्र है आए तो मेरे ख्याल में 2018 एंजॉय कर रहे हैं। अब आप अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, गाने सूझ रहे हैं आपको, है ना? 2018 में अगर कोई ऐसा तजुर्बा ना होता जो कि कराची के असल मैंडेट को जिसके जरिए से दबा दिया गया था, तो मेरे ख्याल में 2018 में भी वो हमारी जो कामयाबियां माजी में होती थी उसको रिपीट करते। लेकिन चले एक वक्फा आ गया, और ज़रा बड़ा वक्फा आ गया, और उसमें बड़ी आजमाइशें भी आ गई। तो वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करम किया, उसका जितना शुक्र अदा करे काम है। और लेकिन देखें, आप कहते हैं कि एंजॉय करें, ज़रूर खुशी की बात है। और ये मैं समझता हूँ कि एक MQM जो है वो सही कराची की मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों की जो जमात है वो MQM ही है, और यही सबसे ज्यादा ओन करती है और कर सकती है कराची को। माजी में भी इसी ने मसाइल हल किए, आइंदा भी इंशाल्लाह यही मसाइल हल करेंगे। फारूक सत्तार साहब, मेरा भी जो शहर है वो कराची है, मेरा भी शहर कराची है, और मुझे बहुत ज्यादा तजस्सुस है कि अब MQM के पास क्या प्लान होगा कराची के लिए, कराची के मुस्तकबिल के लिए। और सीटें हमारे साथ हमारे एनालिस्ट भी मौजूद हैं, रज़ाक खट्टी साहब और ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, ये भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या प्लान होगा MQM के पास कराची के लिए? मैं समझता हूँ कि यही जिम्मेदारी का एहसास जो है ना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके बोझ को भी हमें मुस्तकिल महसूस करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि लोगों की मोहब्बत, उनके ताउन, उनकी दुआएं और उनके वोट का हम हक अदा कर सकें, उसका पास कर सकें। और माजी में जो गलतियां हुई, अनजाने में हुई, जाने में हुई, उसको जो है वो किसी हाल में वो गलतियां उससे गुरेज करें, उसका इजाला करें। और उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 सालों में जब एक बिखरी हुई और मुनकसिम MQM दोबारा से यकजा हुई और दोबारा से एक इत्तेहाद कायम हुआ, तो खालिद भाई, मुस्तफा भाई और फारूक सत्तार भाई, हम तीनों ने मर्दमशुमारी की चौकीदारी की और कोई 75 लाख हमारी लापता आबादी को बाजियाब कराया। उसके बाद उसके अलावा एक कौमी असम्बली की सीट का इजाफा, 3 सूबाई। तो ये इसका मतलब हमने इन इंतखाबात से पहले परफॉर्म करना शुरू कर दिया ना। और फिर हमने तंजीम नौ करके तंजीम के फेस को भी बेहतर किया। और जो उम्मीदवार हमने खड़े किए ना, उसमें एक सीनियर एक जूनियर, एक सीनियर एक जूनियर, हमने तजुर्बे के साथ वलवले को मिलाया, विजन के साथ इनोवेशन मिलाया। फिर एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमने अपने पख्तून उम्मीदवार दिए, सोराब गोट से, अलासिफ स्क्वायर से, केमाड़ी से। तो ये भी रीत हमने कायम की कि भाई ये सबका शहर है, ये उर्दू बोलने वालों का ही नहीं, महाजनों का ही नहीं, ये सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, ये सबका शहर है। और फारूक सत्तार साहब हमारे एनालिस्ट हैं, रज़ाक खट्टी साहब, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। करना चाहूँगा। पहले तो ये कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा ये कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और फील्ड में काम किया, कराची में आप मेयर भी रहे, लेकिन एक सियासी दानिश्वर के तौर पर भी आपको जो है वो जाना जाता है। तो ये जो नताइज आए हैं खुसूसन आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح کا تاثر دیا جا رہا تھا یہ وہ جو نتائج آئے ہیں کیا اس کے بالکل برعکس ہیں یا اس کی کوئی امید تھی؟ جن لوگوں کی سیاست پہ گہری نظر ہے، جنہوں نے 30-35 سال سیاست میں لگا دیے، تو کم از کم میں تو جہاں بیٹھتا تھا اور ایون ٹیلی ویژن چینل انٹرویو میں بھی میں کہتا تھا کہ ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایک مظلومیت کا نیریٹو پی ٹی آئی نے بنایا ہے اور وہ بہت تیزی سے لوگوں میں سرائیت کر رہا ہے اور لوگ اسے قبول کر رہے ہیں. اچھا، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو سربراہ رہے ہیں ان کے یعنی حب علی میں نہیں لیکن بغض معاویہ میں ضرور، کہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا، ان کو دیوار سے لگا دیا گیا تھا، ان کو، ان کی جماعت کو اور ان کے لوگوں کو بھی، کہ ظاہر ہے کہ یہ ری ایکشن تو آنا تھا. اور پھر یہ بغض معاویہ میں نے کہا نا، تو بغض معاویہ میں کیوں؟ وہ لوگ جو کہ روایتی سیاست کرنے، چاہے پی ایم ایل این ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، لوگ پہلے ہی بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ حکومت چلانے، کہ ہم تو حکومت میں پارٹنر ہوتے ہیں، ثانوی پارٹنر، تو ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوتا، وسائل نہیں ہوتے. ایک اقتدار کی شبیہ ہوتی ہے کہ ہم پاور میں شیئر کر رہے ہیں، لیکن جب فیصلے میں شریک نہیں، جب اختیار نہیں، تو لیکن پھر بھی الزام ہم پہ آتا تھا، اس لیے کہ ہم وزارتیں لیتے تھے. تو ہم نے بھی یہ طے کیا ہے کہ یہ وزارتوں کا توق لینے سے پہلے، اقتدار کا یہ ہار پہننے سے پہلے، ہم جو جماعت حکومت بنائے گی اس کو یہ باور کرا دیں کہ اب پاکستان کے مسائل کا بنیادی حل مضبوط ضلع، مضبوط پاکستان. فاروق بھائی ہمارے اینالسٹ ہیں ظہیر الدین بابر صاحب، ذرا وہ بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم فاروق صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ظہیر بھائی. جناب یہ بتائیے گا صاحب، بہت مبارک ہو پہلے تو آپ کو. یہ بتائیے گا کہ سندھ کے اندر کراچی میں جو ایم کیو ایم ایکسپیکٹ کر رہی تھی نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی میں جو نشستیں جیتنے کے حوالے سے، آپ اس پہ مطمئن ہیں یا آپ کے اس ضمن میں کوئی تحفظات ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر کچھ ایسا کھیل کھیلا ہے کہ ایم کیو ایم کو اس کا اپنا حق نہ قومی اسمبلی میں مل سکا نہ صوبائی اسمبلی میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک نتائج آئے ہیں اس میں کوئی 14 سیٹوں پر تو ہم تقریباً کنفرم ہے نا، اور ہم نے 18 کا ٹارگیٹ رکھا تھا. جو ہماری امنگ تھی اور جو کوشش تھی وہ 18 کے لیے ہے. ابھی 10 نیشنل اسمبلی کے 18 سیٹس کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 14 کنفرم ہو چکی ہیں. اب صوبائی میں ابھی جو ہے اس کے نتائج ابھی پوری طرح سے آئے نہیں ہیں، لیکن مجھے قوی امید ہے کہ ہم 40 سے اوپر اگر لیتے ہیں حیدرآباد اور کراچی کو ملا کے، اور 3-4 دہی سندھ میں جو ہمارا ووٹ بینک ہے، نواب شاہ سکھر، میرپور خاص، اور پھر جی ڈی اور جی یو آئی بھی وہاں اب کچھ سیٹس لینے کی پوزیشن میں ہیں اور ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا مقابلہ اچھا خاصا قریب ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب تک کے جو نتائج آپ اس پہ مطمئن ہیں فاروق بھائی؟ اب تک کے جو نتائج آپ اس پہ مطمئن ہیں یا ادھر اس اب تک کے نتائج پر تحفظات؟ لیکن میں نے رات کو ٹویٹر کیا، خبر دی کہ بھائی ہمیں عوام نے ووٹ دیے، ہم جیت گئے، ہمیں یقین ہے، کیونکہ ہمارے کاؤنٹنگ ایجنٹس نے ہمیں جو ریزلٹ دے دیے تھے پولنگ اسٹیشنوں سے، اس میں ہم ان 14 سیٹوں پر جیتے ہوئے تھے. لیکن یہ ریزلٹ آنے میں دیکھیے اتنا ٹائم، میں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ ہمیں فارم 45 کیوں نہیں دیا جا رہا. تو خیر وہ پھر صبح اور پھر دوپہر کو اعلان ہوئے. اب صوبائی نشستوں کے اعلان ہو جائیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے. صوبائی اسمبلی کی میں آپ کو تھوڑی اپڈیٹ دے دوں فاروق ستار صاحب. سندھ اسمبلی میں آپ کے پاس اس وقت اب تک کے نتائج کے مطابق 15 سیٹس آ گئی ہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں ابھی جو میڈیا پر ہے نتائج وہ 7 چل رہا ہے. تو یہ ریشو چل رہا ہے. نہیں ہم 14 تک پہنچ گئے ہیں. میں مطلب اچھا، تو آپ یہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ 14 تک پہنچ گئے ہیں؟ جی ہاں 14 تک پہنچ گئے نیشنل اسمبلی کی. اچھا، کیا وجہ ہے فاروق ستار صاحب کہ اتنی زیادہ کراچی کے ریزلٹ کے، حالانکہ کراچی ایک شہری علاقہ ہے، وہاں کے ریزلٹ آنے میں اتنی زیادہ تاخیر ہوئی؟ اتنی زیادہ کبھی جو یہ ایک ہسٹوریکل ہے. اب یہ میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب دیکھا کہ اس کے ہاتھوں سے کراچی نکل رہا ہے، تو اس کی جو 15 سالوں کی لیگیسی، بدترین کرپٹ ترین حکمرانی، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ ان کے پارٹنر ان کرائم بنے، چاہے وہ سرکاری افسران ہوں
چاہے وہ پولیس کے افسران ہوں جنہوں نے خدمت کی وڈیروں جاگیرداروں اور کچے کے ڈاکوؤں کی نا، جو کہ مسلط تھے ہم پر اپنی مصنوعی آبادی کی اکثریت، جس کی بنیاد پر ان کو جو صوبائی کی نشستیں ایلوکیٹ ہوتی تھی اس پر وہ ظاہر ہے کہ ہم کراچی کی ساری سیٹیں جیت جائیں حیدرآباد میں تو بھی اکثریت میں ہم نہیں آ سکتے تھے، تو اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے تھے. لیکن اس مرتبہ کراچی کی آبادی ایم کیو ایم کی وجہ سے 33 سے 37% ہو گئی ہے. یہ قومی اسمبلی کی سیٹ اور 3 صوبائی بڑی ہے. تو یہ اب آہستہ آہستہ بیلنس جو ہے نا وہ کراچی کا رخ کر رہا ہے. اور آپ کا آئندہ 5 سے 10 سالوں آپ کا اتحاد مستقبل میں پی 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 سے نہیں ہو رہا، آپ کا اتحاد نون لیگ سے ہو رہا ہے یا پیپلز پارٹی سے ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا ہے؟ یا انڈیپینڈنٹ کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے آپ؟ میں ایک بات مکمل کر دوں. پیپلز پارٹی نے اپنی 15 سالوں کی لیگیسی کو یوز کر کے یہ کراچی کے نتائج کے اعلان کو رکوا کے اس میں یہ مین میں ڈالی کہ کنٹروورسی ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ جو امیدوار جیتیں گے انہیں وہ جیتے نہیں تو انہیں جتوایا جائے. یہ ایک ایکچولی ڈرامہ کیا رزلٹ اس لیے کہ مجھے یہ میری اطلاعات مصدقہ کہ آروز کو دھمکیاں دی گئی ہیں، پریزائڈنگ افسران کو دھمکیاں دی گئی اور کوشش کی گئی اگر جہاں سے بھی ہم جیت رہے ہیں وہاں کسی طرح اگر پیپلز پارٹی نہیں جیت رہی تو نمبر 2 پہ آزاد امیدوار تھے نا پی ٹی آئی کے، تو ان کو جتا دیا جائے کیونکہ وہ آزاد ہوں گے تو بعد میں اپنے ساتھ ملانا. اور ابھی بھی آپ کا مقابلہ آفتاب جہانگیر سے تھا. فاروق ستار صاحب، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور اس کا عملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپ ایسا ہی کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ملا ہوا ہے. یہ تو دیکھیں نا پوری دنیا کے تمام چینلز کے تبصرے رات کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سوئی الٹی چلتی ہے تو 2 بجے کی ٹائم لیمٹ تھی، اس میں یہ سارے نتائج آ جانے چاہیے تھے یا ویب سائٹ پہ ڈسپلے ہونا چاہیے کہ تاخیر کی وجہ کیا. تو یہ ذمہ داری تو اول آخر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ اسے بتانے کے رزلٹ میں بھی تاخیر ہو رہی ہے اور کیا رکاوٹ آ رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کے کیا، لیکن الیکشن کمیشن کو تو عوام کی طرح ہی ایسا لگ رہا تھا نتائج کا انتظار ہے میڈیا کے تھرو، الیکشن کمیشن کا تو کوئی رول نہیں نظر آیا. ہاں تو میں یہ والی بات تو پوری میڈیا کر رہا ہے تو میں اس میں مزید کیا اضافہ کروں گا. وہ تو ایک کھلی کتاب ہے. فاروق صاحب کل یہ جو میں نے تو سپوز کیا کہ کراچی میں اس کی وجہ پیپلز پارٹی تھی، اس لیے تھی کہ کنٹروورشل ہو یہاں کے ریزلٹس. ہم نے تو ہم نے سب سے پہلے ٹویٹر کیا، خبر دی کہ میں حیران ہوں کہ جب ہم جیت گئے ہیں ہمیں لوگوں نے ووٹ دے دیے ہیں اور ہمارے کاؤنٹنگ ایجنٹس نے ہمیں ریزلٹ دے دیے اور ہمیں آر او نے بھی کنفرم کر دیا رات کو. پھر ہمیں جو ہے وہ یہ فارم 45 کیوں نہیں مل رہا ہے اور آر او کی مجبور ہے یا دوسرے پریزائڈنگ افسران کی مجبور، اور ہمیں رینجر بھیجنی پڑی ہم التجا کر کے پولیس اسٹیشن میں تاکہ وہ ڈبوں کے ساتھ، ورنہ آپ نے دیکھا نہیں تھا عبدالقادر مندوق خیل نے کس طرح فٹ بال کھیلی پولنگ اسٹیشن کے دروازے کے ساتھ، کس طرح ہاتھا پائی کی بیلٹ باکس کے ساتھ اور کس طرح بیلٹ پیپر اچھال دیے. آپ نے تو دیکھا ہوگا یہ بالکل ہم نے یہ سب دیکھا. اور پھر آپ اسلام آباد آ رہے ہیں فاروق ستار صاحب. جو لوگ کہتے تھے جسے ہرجیان کی کیفیت پاگل پن کہتے ہیں، جب کراچی ہاتھ سے نکل رہا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے. یہ جب ہمارے ہاتھ سے چھینا گیا تھا تو ہم نے ایسا ریئیکشن نہیں دیا تھا. فاروق صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کل جو موبائل فون اور انٹرنیٹ وغیرہ بند کر دیا گیا اس کا کتنا نقصان ہوا ہے ایم کیو ایم کو؟ میرے خیال میں تو ایم کیو ایم کو ہی نہیں ساری سیاسی جماعتوں کے لیے بند تھا. ایسا نہیں تھا کہ اگر میرے لیے بند تھا تو دوسرے کے لیے، یہ تو سبھی کا نقصان تھا پہلی بار. تو پھر یہ نگران حکومت تو ایک دن پہلے کہہ رہی اس سے بڑھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نقصان تھا. ہم سیاسی جماعتوں سے بڑھ کے جو الیکشن کرا اس سے پیچھے اگر کسی نے بند کرایا اور اس کی کوئی وجہ نہیں دی تو میرے خیال میں پھر یہ سبھی کا نقصان ہے، کسی کا فائدہ مجھے تو نظر نہیں آیا. بالکل درست آپ نے کہا. تو پھر آپ اسلام آباد آ رہے ہیں اب اس کا مطلب ہے روک سکو تو روک لو. یہ تو آپ نے تحریک انصاف کا نعرہ لگا دیا، روک سکو تو روک لو. لیکن بہت شکریہ فاروق ستار صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمیں جوائن کیا اور نیوز کو سے ہم سے بات کی. تھینک یو. اوکے. یہ تھے فاروق ستار صاحب اور بڑے ایک انٹرسٹنگ آپ دونوں نے ان سے سوالات کیا. انہوں نے کہا روک سکو تو روک لو، بھائی لوگ آ رہے ہیں.
لیکن بینظیر میں سوری سر یہ ایک بات جو ہے وہ کیونکہ چیزیں رپورٹ ہوتی جائیں گی. وزیر داخلہ نے کہا, نگران وزیر داخلہ نے, اور سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر بھی تھا کہ انٹرنیٹ الیکشن والے دن بند نہیں ہوگا. حکومت نے بھی اعلان کیا, اخبارات میں کل خبریں. نہیں, کیوں ہوا یہ؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں کرنا چاہیے, یا تو خود الیکشن کمیشن نے کہا ہو تو کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ذرا طارق فضل چودھری سے بھی ہمارا رابطہ ہو جائے تو وہ نگران جو ابھی وزیر داخلہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے قیام امن کے لیے, امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے انٹرنیٹ یہ بند کیا. نہیں بابر صاحب, وہ تو انہوں نے کیا, لیکن 7 تاریخ کو بلوچستان میں 2 دھماکے ہو رہے ہیں. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون بند نہیں ہوں گے, اور وہ 8 فروری کو خبر رپورٹ ہوئی ہے. جی, صبح اٹھیں تو بند تھا. بابر کیا کہیں گے آپ اس پہ, کیوں بند کیا؟ جی میرے خیال میں تو یہی تھا کہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہ ہو جائے, مگر جو سیاسی طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے کہ جو سیاسی عمل ہے, الیکشن ہے, اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کیا. نہیں, اس میں کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ پوائنٹ ہے. دوسرا سیاسی عمل میں رکاوٹ تو ہر ایک کی آ گئی نا. جی پھر تو سب کی آ گئی. کیا ہے, اگر سپورٹ کر رہی ہیں کچھ قوتیں نون لیگ کو تو ان کی بھی آ گئی. جی, سیاسی عمل میں رکاوٹ کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن صحیح انداز میں نہ ہو پائے اور ٹرن آؤٹ زیادہ نہ, مطلب اپنی انجینئرنگ کھل کے کریں. نہیں, الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے لیے انہوں نے کہا تھا, کہہ سکتے ہیں آپ کہ انجینئرنگ کی گئی اور اس میں, لیکن میرے خیال میں اس کا فائدہ نہیں ہوا. اور لوگ اتنے منظم تھے, پی ٹی آئی کے جس طرح ہم کہتے ہیں آزاد امیدوار کہ انہوں نے ووٹ دھڑا دھڑ ڈالے. تو یہ میرے خیال میں, اور یہ مجھے اطلاع بھی موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے میں نے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی یہ تمام آپشن ہم نے کنسیڈر کیے ہوئے تھے پہلے ہی, یہ ہماری پہلی پلاننگ تھی کہ ایسا ہوگا, کیونکہ ان کا تمام جو نیٹ ورک ہے وہ سوشل میڈیا پہ تھا, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے شارٹلی دونوں بتائیے, ہمارا وقت بہت تھوڑا ہے. ہونے تو بہت کچھ جا رہا ہے, لیکن میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو چکا. الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے رزلٹ کا آف لائن. کھٹی صاحب میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر لوں. ہاں, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا انجینئرنگ فیل ہوئی, الیکشن کمیشن فیل ہوا, ڈیفینیٹلی, اور کیا فیل ہوا؟ کرائسس رہے گا بس. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ کرائسس کی بنیاد رکھ, کرائسس تو تھا لیکن بڑھے گا. جو 2024 کے الیکشن کے نتائج ہے اس نے ایک بڑے بحران کی بنیاد رکھ دی ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. ایک ہسٹری میں دونوں اینالسٹ سے جواب چاہوں گی شارٹ سا, کہ ایک ہسٹری کریٹ ہو گئی, ایک جیسے کالا وہ نہیں ہوتا, جو ایک باپ کریٹ ہو گیا کہ یہ مطلب گندا ترین الیکشن ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, میں فی الحال یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا, لیکن متنازع کہہ سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں فاروق ستار صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ متنازع ہو گیا, ہمارے تحفظات تھے, پیپلز پارٹی بھی, اور ابھی ایک دلچسپ میں بات بتاؤں, کل نون لیگ بھی یہی کہے گی. دیکھیں لوگوں کے ساتھ میرے خیال میں آپ دونوں اتفاق کریں گے میری اس بات سے کہ لوگوں کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی آلٹرنیٹ نکالنا اور بدلہ لینے کا ہنر آ گیا ہے ہماری پبلک. لیکن یہ کہ وہ موقع 5 سال بعد ملتا ہے نا, پرچی والا 5 سال بعد آتا ہے. ایک بات یہ, لیکن جو سب سے اچھی بات یہ کہ آپ دھرنے دے کر سسٹم کو تباہ کر کے جیم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نظام تبدیل کر دیں گے. یہ وہی لوگ تھے جو واپس ووٹ کی پرچی پر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دونوں اینالسٹ کیا, دونوں کا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, اب تک کی اپڈیٹ تو یہ تھی, اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا. ہر ایک کو کہ کون کس کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گا. کیا جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے انتقامی ووٹ دیا ہے انڈیپینڈنٹس کو, یعنی آزاد امیدواروں کو, کیا وہ اپنی وفاداری عمران خان کے ساتھ یا اس پارٹی کے ساتھ رکھ پائیں گے یا آگے بک جائیں گے؟ آگے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اس وقت بے نظیر مہدی کو دیجیے اجازت. ایک اور الیکشن سے اللہ حافظ.